उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। इरादों की टोली लिए साथ में, मैं देश बनाने चली। जी हाँ, मैं वो नारी हूं जो सब पर भारी हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी, आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। स्त्री कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा ये कहकर बचपन से ही डराया जाता है। लेकिन अब नारी ने ये समझ लिया है कि उसे आगे आना होगा, अपनी बात खुद रखनी होगी, खुद बननी होगी अपनी वॉइस। क्योंकि मेरी बॉडी, मेरी चॉइस, मेरी मर्जी। नारी प्रीत में राधा बने, गृहस्थी में बने जानकी, काली बन के शीश काटे जब बात हो सम्मान की। और आज बात नारी के सम्मान की ही है। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारी 3 खास मेहमान जो स्टूडियो में हमारे साथ शामिल हैं। उसके साथ युवती शक्ति भी मौजूद है और साथ ही हम जानते हैं कि टीवी सेट के उस पार आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लगाते और शुरुआत करते हैं मेरा नाम मेरी पहचान के साथ और मुखातिब होते हैं अपनी आज की तीनों खास मेहमान के साथ। मेरा आसमान मेरी ज़मीन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलजीत कौर है। मैं ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस की नेशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ। वो संस्था जो कि 95 इयर्स ओल्ड है और औरतों की एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुंतहा। मैं स्त्री में प्रसूति विभाग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ एज अ डॉक्टर। नमस्कार, अपना आसमान में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रेखा अग्रवाल है। मैं एक लॉयर हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारी देश की सबसे बड़ी अदालत है। और मैं एक वकील होने के नाते मुझे 37 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। और मेरी कोशिश रहती है कि अपने काम के दौरान मैं महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी बताऊं और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताऊं। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के IIMT कॉलेज से आई हुई युवती शक्ति। स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। तुम खुद के लिए लड़ती हो और आवाज उठाती हो तो लगता है कि क्रांति तुमसे ही जन्मी होगी। तुम कितनी खास हो तुम्हें ये एहसास नहीं। हे नारी, तुमसे ही तो है दुनिया सारी। तो आज नारी की बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात ये होगी कि आखिरकार मुद्दा क्या है, ये मुद्दा शुरू कहां से होता है। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानून सम्मत तरीके से गर्भपात कराने का अधिकार है। इसके साथ ही गर्भपात के मामले में विवाहित अविवाहित महिला में भेद खत्म हो गया है। महिलाएं कोर्ट के इस फैसले को सेलिब्रेट कर रही हैं और ये सेलिब्रेशन होना भी चाहिए, क्योंकि पूरा ना सही थोड़ा ही सही, लेकिन माय बॉडी माय चॉइस की बात कुछ आगे तो बढ़ी है। लेकिन हमारा कार्यक्रम महज अबॉर्शन तक सीमित नहीं है। हमारा कार्यक्रम उस पूरी बात पर आधारित है। हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर नारी का अधिकार नारी को पूरी तरीके से क्यों नहीं मिला। हम बात करेंगे अगर शरीर आपका है तो हक आपका क्यों नहीं है। हम बात करेंगे कि मेरे जिस्म पर अगर मेरी मर्जी नहीं चलेगी तो आखिर क्यों। बहुत से सवाल हैं, तो चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। और सबसे पहले आप इससे जानूंगी मैम, ये मुद्दा शुरू कहाँ से होता है? मुद्दा अगर जानना चाहें तो माँ के पेट से शुरू होता है और कब्र तक जाता है। जब भी मदर एक प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में जब भी बच्चा आता है तो शुरू में ही ये घर वाले कहना शुरू कर देते हैं, मुझे तो लड़का चाहिए, मुझे तो लड़का चाहिए।
तो उसी टाइम आपकी जो मानसिक अवस्था है उसका पता चलता है कि इस घर में लड़की आ जाए तो स्वागत नहीं होने वाला, उस माँ की भी इज़्ज़त नहीं होने वाली जो लड़की पैदा करेगी। अगर आपको पैदा करना है तो खाली लड़का ही पैदा करना है। और मेरा आपसे इस टाइम ये सवाल है, अगर हर एक औरत लड़का ही पैदा करे तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? आज के ज़माने में मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों ने ये सिद्ध करके रख दिया है कि वो लड़कों से कहीं आगे जा रही हैं, और जो हर फील्ड में, हर जगह में जो अपनी कामयाबी, सफलता प्राप्त कर रही हैं, एक दिन वो ये बात ज़रूर देंगी कि हर एक औरत को, हर एक आदमी को, क्या भगवान को भी ये सोचना पड़ेगा कि लड़की जो है वो लड़के से 1000 गुना आगे है, क्योंकि उसमें उसने सब वो खासियतें, सब क्वालिटीज़ दी हैं जो कि एक परफेक्ट इंसान में होनी चाहिए, जो कि भगवान के अंदर खुद में भी वही क्वालिटीज़ हैं। आपने लगभग 8 दशक देखे हैं अपने जीवन के। जब आपका जन्म हुआ था तो क्या आपके घर में आपको वेलकम किया गया था? क्या ये आपने फेस किया, या आपने अपने घर में, अपने आसपास, समाज में कभी उस समय इस बात पर चर्चा सुनी थी कि मेरी बॉडी, मेरा हक, मेरा अधिकार? कभी ये उस समय बात होती थी? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें काफ़ी लेट स्टार्ट हुई हैं। मैंने भी जब भी ये संस्था ज्वाइन करी थी, मुझे भी इन बातों का नहीं पता था। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। जब मैंने दुनिया देखी है, जब मैंने रेप विक्टिम्स को देखा है, जब मैंने सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स को देखा है, तब मुझे नारी के दर्द का पता चला। जब मैंने देखा है कि खप पंचायत में कैसे बोला जा रहा है कि लड़कियां जीन नहीं पहन सकती, लड़कियां मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकती, उसका असर क्या हुआ कि अभी जब भी ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी तो 40%, 40% लड़कियां पढ़ाई छोड़ चुकी थी, क्योंकि उनके घर वाले उनको मोबाइल फ़ोन नहीं देते थे। और दक्षिता सी, आपका सवाल कि जब मैं पैदा हुई थी तब का तो मुझे याद नहीं, पर मुझे मेरी मदर ने इतना ज़रूर बताया था कि जब मैं पैदा हुई, एक दिन मैं अपनी खटिया पर कूद रही थी तो मेरे चाचा आए और उन्होंने आके मेरी माँ को बोला, एक और 10,000 के चेक का कर्जा मेरे भाई पर आ गया, क्योंकि उन ज़मानों में शादी में 10,000 ही शायद खर्चा होता होएगा। तो ये बात मेरे को इतनी लगी कि जब मैं पैदा हुई तो मेरे पेरेंट्स को तो शायद मैं बर्डन लगी नहीं होंगी, लेकिन मेरे चाचा को मैं बर्डन ज़रूर लगी कि उनके बड़े भाई के घर में एक लड़की ने जन्म लिया है। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं जस्ट ग्रेजुएट थी। मैंने अप्रैल में ग्रेजुएशन ख़त्म करी, मेरी एंगेजमेंट पहले हो चुकी थी, अक्टूबर में मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद मेरी मदर इन लॉ जो थी वो और भी ज़्यादा फॉरवर्ड ख्यालों की थी। उन्होंने मेरे को इनकरेज करा, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, और मेरी मदर ने मेरे मदर इन लॉ को ये बोला था कि इसका ख्वाब है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूर करूँ, मैं MA ज़रूर करूँ। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। क्या बात। और मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैंने MA प्रीवियस करा, आई वॉज सेकेंड इन द यूनिवर्सिटी, और उन ज़मानों में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे 100 रुपया इनाम दिया था। तो किसी ने जब पूछा तो उन्होंने कहा, मेरी बहू सबसे अलग है, ऐसी बहू दुनिया में नहीं जो कि पढ़ने में इतनी काबिल है। तो वो आई वॉज लकी टू गेट दैट एनकरेजमेंट। और अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर भी जो मेरे टॉपिक हैं, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सारे जो लॉज हैं, इनकी मैंने निप्सेड में ट्रेनिंग ली है, और अब मैं उनके बारे में वर्कशॉप करती हूँ, सेमिनार्स करती हूँ। और हर साल पेरिस में मेरे को इनवाइट किया जाता है कि इंडिया में औरतों की क्या कंडीशन है। जो निर्भया का केस हुआ था 2012 में, पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम बहुत ख़राब हुआ था। तो मैं वहाँ जाके उनको बताती हूँ कि JS वर्मा की जो कमेटी बैठी उन्होंने कितने अच्छे कानून बनाए, और आज जो हमारे हिंदुस्तान में कानून है वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। और हमारी औरतें कैसे आगे बढ़ रही हैं, और कैसे उनको हम समय समय पर इन कानूनों के बारे में उनको अवेयर करवाते हैं। अगर आपको हक है कि आप अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहने, तो लड़कियों को अपने कपड़े मर्ज़ी के पहनने का क्यों हक नहीं है? ये हमें फैसला करना है कि औरत को हमने इज़्ज़त देनी है, डिग्निटी देनी है।
और औरत को इज्जत जो है वो कानून नहीं देगा, वो समाज देगी, वो परिवार देगा। जब हम बात कर रहे हैं कि आज का मुद्दा क्या है, तो आपने अभी तक कई ऐसे केस डील किए होंगे जहां पर महिलाएं आके अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करती हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो अपनी फैमिली से परेशान है, वो कहीं बात नहीं कर सकती, तो शायद डॉक्टर के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उन्हें मिलता है, वो सब बात बता सकती हैं। अभी तक ऐसे कितने केसेस आते हैं और अक्सर जो महिलाएं आती हैं वो आपसे क्या शेयर करती हैं? एक तो सबसे बड़ा तो पॉइंट एक तो बॉडी पॉजिटिविटी का है। अपने कई बार जैसे जो गृहस्थ जीवन वाली महिलाएं हैं, वो उनमें से कई महिलाएं आती हैं हमारे पास कि उनके हस्बैंड उनसे खुश नहीं है क्योंकि वो इतनी सुंदर नहीं दिखती जैसे दूसरी दिखती हैं टीवी के अंदर दूसरे लोग। तो एक जो वो एक हमने एक इमेज बना दी है बॉडी की कि ऐसे, ये हमने मापदंड डिसाइड कर दिए हैं कि ऐसी होगी तो ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली अपने आप को कि हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं क्या क्या, जो फेमिनिज्म कहलाता है वो, उसमें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं इतनी स्त्रीत्व मेरा इतना अच्छा नहीं दिखता, तो वो सब चीज़ों के लिए अपने उसके लिए जैसे कोई बहुत पतली है तो वो कहती है कि मैं किस तरह से मोटी हो सकती हूँ, कोई बहुत मोटी है तो सोचती है कैसे पतली हो सकती हूँ। मेरे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो क्योंकि हमने एक इमेज बना दी है दिमाग के अंदर, स्त्री के अंदर, कि उसको सुंदर दिखना ही है, और वो उसका बेसिक एम ये नहीं है कि वो कितनी प्रतिभाशाली है, कितनी काबिल है, उसकी सीरत कैसी है, बट हमारा बेसिक एम ब्यूटिफिकेशन पे हो गया है। तो ऐसे केसेस आते हैं। दूसरे केसेस आते हैं दूसरी तरह के जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जैसे 2-3 लड़कियां हो गई हैं घर में और चौथी बार प्रेग्नेंट होके आई है। तो कई बार हमसे पूछा जा गया कि जैसे हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो कि अगर फिर इस बार लड़की हो गई तो हम स्ट्रिक्टली जैसे पीएमडीटी एक्ट में मना है, बिल्कुल भी बताना नहीं है हमारे यहाँ पे। तो उनके पीछे उनकी वो जो भावना है, उनका दिमाग में माइंडसेट है, वो दिखता है कि उनको कितना ज़्यादा पीछे से प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि फिर तुम कहीं लड़की ना कर दो पैदा, इस टाइप से। तो हम उनको समझाते हैं कि देखो आज की दुनिया में तो लड़का लड़की सब समान हैं, हम भी तो प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम भी तो एक लड़की हैं, हम अगर इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं तो तुम अगर बेटी करती है और अगर वो क्यों नहीं डॉक्टर इंजीनियर बन सकती, पुलिस में क्यों नहीं जा सकती, और पायलट क्यों नहीं बन सकती, सब एक जैसे हैं। तो इसीलिए सरकार इतना काम कर रही है उस पर। और तीसरी तरह के लोग आते हैं जिसमें जो है कि अनमैरिड गर्ल्स हैं जो कि आती हैं, अगर वो किसी तरह से जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, रेप विक्टिम हैं, वो सब भी आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इस तरह के लोग हम लोग डील करते हैं। और अभी नई जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं वो आना शुरू हुई हैं एनोरेक्सिया की, बुलिमिया की, जो पहले वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा होते थे, आजकल इंडिया में भी आजकल ये केसेस मिलने लगे हैं। तो वो अपनी अलग प्रॉब्लम्स के साथ, गायनी प्रॉब्लम्स के साथ आने लग गई हैं। तो ये सारे केसेस आजकल हम डील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लड़कियों को होने लग गई है काफ़ी ज़्यादा। मैम, ज़्यादातर जो महिलाएं आपके पास आती हैं कि हम अबॉर्शन करवाना चाहते हैं, वो केस कैसे होते हैं और आप उनको कैसे, काउंसलिंग रहती है एक डॉक्टर की तरफ से, वो काउंसलिंग आप उनकी कैसे करते हैं, क्या समझाते हैं आप उन्हें? अबॉर्शन केसेस में काउंसलिंग का बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़, पहले मैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। एक तो होती हैं जो कि मैरिड वुमेन है, जो कि गृहस्थ जीवन वाली लेडीज़ हैं, और ज़्यादातर इनमें से सब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब वो मेरे से पूछती हैं, जब मुझे कहती है कि हमको टर्मिनेट करवानी है प्रेगनेंसी, तो मैं इनसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि ऐसी नौबत आई क्यों, कि आपको टर्मिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर तो नहीं है। आप एक दुखदाई तरीके से आपको ब्लीडिंग होगी, आपको पेन होगा, आप एक मुश्किल प्रोसीजर से निकलोगे। तो ऐसी नौबत आने ही क्यों दिया आपने? आपकी अपनी बॉडी थी, आप डिसाइड करती है कि आपको चाहिए कि नहीं बच्चा, फिर तो आप एमटीपी के लिए क्यों जा रहे हो? तो उनके जो आंसर होते हैं वो कई बार आपको झकझोर देने वाले होते हैं कि हस्बैंड ने ज़बरदस्ती की, या हस्बैंड रेडी नहीं है, जो गर्भनिरोधक तरीके हैं यूज़ करने के लिए। तो उस वक्त मन ही मन में बहुत गुस्सा भी आता है, मन करता है कि उनके हस्बैंड को बुलाएं सामने और पूछें कि अब ये तकलीफ आप सहोगे क्या, कि वो लेडी सह रही हैं जो आप सहोगे उनके बिहाफ पे। जब आप वो चीज़ नहीं सह सकते हो तो आप किसी और को दे क्यों रहे हो दर्द, वो चीज़? तो इससे अच्छा है कि आप प्रिकॉशन रखो, आप गर्भ निरोधक यूज़ करो। तो इस तरह की लेडीज़ आती हैं एक तो। और दूसरी तरह की आती हैं कि ऐसी भी लेडीज़ आती हैं जो बहुत परेशान होती हैं, जिनके पीछे जो बैकग्राउंड में
जिनके फैमिली में कोई बेड रिडन होता है बहुत ज़्यादा, उनकी सेवा में लगी हैं और हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, बच्चे नहीं कर सकती हैं आगे, वो खुद कहती हैं कि प्लीज़, उनके हस्बैंड को भी नहीं पता होता है कि वो अबॉर्शन के लिए आई हैं, कह रही हैं कि मैं नहीं संभाल पाऊंगी इस बच्चे को, मेरी मेंटल कंडीशन इस टाइप की नहीं है और मेरे में ना तो फिजिकल इतना स्ट्रेंथ है, ना मैं मेंटली इतनी प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं इस बच्चे को रख पाऊंगी। इस टाइप की लेडीज़ आती हैं। तो इस तरह की, एक तरह तो ये गृहस्थ जीवन वाली लेडीज़ हैं। दूसरी तरफ आती है, कई बार अनमेरिड गर्ल्स आती हैं, जो केसेस हैं, एडोलेसेंट गर्ल आती हैं जिनको सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में नहीं पता है। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको इमोशंस में, क्योंकि एज होती है आपकी, उसमें वो कह लो या जो भी है, उनको पता नहीं है कि क्या सही तरह से आपको चीज़ें यूज़ करनी है अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो। और फिर वो प्रेग्नेंट होके आती हैं तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो जब होती है जब उनके पेरेंट्स उनके साथ आते हैं और वो तो डिप्रेशन में होती हैं, उनका मानसिक अवसाद सामने दिखाई देता है उनके चेहरे पर। उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स उनके ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के रो रहे होते हैं, प्लीज़ हमको इस चीज़ से निजात दिला दो। तो मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिनमें, और वो पहले तो थैंकफुली अभी जो मेडिकल MTP एक्ट 2021 वाला जो अब 24 हफ्ते हो गई है, पहले तो 20 हफ्ते ही थी। तो ऐसे 1-2 केसेस हुए जिसमें 24 हफ्ते पे, 26 हफ्ते पे लड़कियां आई और उनके हमने कहा कि हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, हम नहीं टर्मिनेट कर सकते हैं इस प्रेगनेंसी को। तो उनके फादर लिटरली गिड़गिड़ाने लग गए कि हम आपके पैर पड़ते हैं, आप प्लीज़ कुछ करिए, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे समाज में। और तो वो चीज़ें देखी नहीं जाती कई बार। तो उस टाइम फिर उनको बहुत ज़्यादा मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और हमारे सरकार ने खैर बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। जैसे हमारे अस्पताल में जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर होते हैं इसके लिए, और हम उनको NGOs हैं जिनसे हम उनको कनेक्ट करते हैं, और साथ में हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं उन लड़कियों की, उनके पेरेंट्स की। और हम कोशिश करते हैं कि वो इसे एक गिल्ट के तौर पे ना लें, जो हो गया उसको भूल जाने करो, आगे अपना प्रोसीड करने के लिए उनको उत्साहित करते हैं हम लोग। अभी जैसे कोर्ट ने फैसला सुनाया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें महिलाएं आपके पास आती होंगी कि मेरी मर्जी नहीं चल पाती, मेरी मर्जी नहीं चली, या मैं अपनी मर्जी चलाना चाहती हूँ लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। ज़्यादातर केसेस कैसे होते हैं? देखिए, मैं यहाँ अपनी बात को शुरुआत इस तरीके से करूँगी कि अपने भारत के संविधान से लेके करना चाहती हूँ कि हमारा संविधान इतना विकसित संविधान है कि जहाँ पर महिलाओं को और पुरुषों को बराबर का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के तहत महिला और पुरुष के बीच में कोई तरह का भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए, कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग की वजह से तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि जेंडर की वजह से कि ये मेल है या फीमेल है। तो जबकि आर्टिकल 14 बराबरी का दर्जा देता है, पर हकीकत के अंदर अगर हम देखें तो ये तो किताबों वाली बात हो गई कि किताबों में लिखा हुआ है कि बराबरी का दर्जा है। पर हकीकत के अंदर अगर मैं बात करूं तो अपने तजुर्बे में मैं यही कह सकती हूँ कि जो महिलाएं मेरे पास आती हैं, चाहे वो विवाहित होती हैं चाहे वो अविवाहित भी होती हैं, पर सबसे ज़्यादा जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो हम रियल लाइफ के अंदर देखते हैं कि जो संविधानिक हमें सिक्योरिटी मिली भी है बराबरी की, वो रियल लाइफ में नहीं मिल पाती है। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ विवाहित लड़कियों की, कि जब वो अपना मायका छोड़ के जब अपने ससुराल चले जाती हैं, तो उनको जो आज के टॉपिक के बारे में अगर मैं उससे रिलेटेड में बात करूं कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि माय बॉडी माय चॉइस, तो अबॉर्शन का जो राइट है, कितनी महिलाओं को अपने आप लेने का अधिकार है, ये मैंने देखा है कि नहीं हो पाता। और कभी उनके पति, कभी उनके ससुराल वाले और कई बार उनके माँ बाप भी उनको प्रेशराइज करते हैं कि आपके अगर एक प्रेगनेंसी हो गई है, चाहे महिला उसको चाहती है या नहीं चाहती, उसको वो गर्भ जो है उसको 9 महीने तक रखना पड़ेगा और उस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, चाहे उसका शरीर साथ देता है कि नहीं देता, चाहे उसका मानसिक स्थिति उसको साथ देती है कि नहीं देती, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति साथ देती है कि नहीं देती है। अगर वो बच्चा पैदा करना चाहती तभी उस बच्चे को जन्म देने का उसको अधिकार मिलना चाहिए। उसके ऊपर ना तो उसके पति की ज़बरदस्ती होनी चाहिए, ना ही ससुराल वालों की, ना ही समाज की। तो खास करके अगर आप उसके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करके उसको कंपेल करते हैं कि आप अबॉर्शन करवाओ, या आप वैसे भी आपको चाहते हैं कि आपके एक और बच्चा हो, एक और संतान हो, उसकी वजह से आप उसको मजबूर करते हैं कि तुमको बच्चा पैदा ही करना पड़ेगा, तो ये एक महिला की जो अस्मिता है और उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके बहुत बड़ी चोट हम पहुंचाते हैं। और ये अभी भी भले आज हम 21वीं सदी के अंदर इस चैनल के माध्यम से, संसद टीवी के माध्यम से इस टॉपिक को इतनी खुली तौर पे डिस्कस कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता के अंदर हम मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रहे। मेट्रो सिटीज़ के अंदर भी
हम सोचते हैं कि मेट्रो सिटीज़ में शायद इस तरह की बातें नहीं होती होंगी और लड़कियों को बराबरी का दर्जा मिलता होगा, उनका समाज के अंदर स्टेटस बहुत अच्छा होगा, पर ऐसा नहीं है। और रियलिटी के अंदर मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि अभी भी लड़कियों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को वो बराबरी का दर्जा नहीं मिलता जो उनका एक संवैधानिक अधिकार है। मैं आपके पास आऊंगी। ये टर्म कभी भी भारत में यूज नहीं होती थी, माय बॉडी माय चॉइस, फिर आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पहले ज़माने में तो लड़की की कुछ आइडेंटिटी ही नहीं थी। शी वॉज, वो उसको एक इंसान के तौर पे जानना ही नहीं जाता था कि इसमें भी कोई जान है, इसकी कोई ख्वाहिश है, इसकी कोई डिज़ायर है, इसकी कोई ज़रूरतें हैं और इसके कोई सपने हैं। कुछ भी नहीं समझा जाता था। एक औरत को जैसे घर में एक गाय बंधी हुई है वैसे इस्तेमाल किया जाता था। जो ऊपर वालों ने उसके ऊपर थोप दिया, स्पेशली शादी के बाद जो खाने को दे दिया, जो पहनने को दे दिया, वैसे ही लड़की किया करती थी किसी ज़माने में। अब फ़र्क क्या पड़ा है? एजुकेशन के साथ एक्सपोजर हुआ है, लड़कियां आगे बढ़ने लगी हैं। जब वो पढ़ने लगी हैं, अलग, जैसे मैंने पहले भी कहा, लड़कियां इतनी कामयाब हो गई हैं, इतनी सक्सेसफुल हो गई हैं कि उनके अंदर में अब जागृति आ गई है। दूसरा सबसे बड़ा रोल जो है सिविल सोसाइटी का भी है। जैसे आज आपने इन बच्चियों को यहाँ बुलाया है, हम जो भी बात कर रहे हैं इनके साथ इन लड़कियों के अंदर में भी इच्छाएं उमड़ेंगी, इनके अंदर भी अवेयरनेस आएगी कि हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, हमें भी इज्जत चाहिए, हमें भी लाइफ ऑफ डिग्निटी चाहिए। तो ऐसे ही जब भी सिविल सोसाइटीज़ ने और टीवी के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों को एक्सपोजर मिला है, तो अब उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि मेरी बॉडी जो है, मेरा शरीर जो है, ये मेरा है और मैंने अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी है। मेरी बॉडी को कैसे इस्तेमाल करना है ये फैसला मेरा होना है, ना कि किसी और का होना है। तो ये बड़ा प्रोग्रेसिव और बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। प्रॉब्लम यही है जो हमारे मुल्क में होती है कि हमारे कानून तो बहुत अच्छे हैं, सारी दुनिया से बढ़ के सारे एशिया में इतने कानून नहीं अच्छे जितने हिंदुस्तान में हैं। ओनली थिंग इज कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन की जो आपने बात उठाई है उसी के लिए मैं आऊँगी। मैम, अगर हम बात करते हैं, मेरा सवाल एक डॉक्टर और एक वकील दोनों से है और ये एक कॉमन सवाल है। अगर हम बात करते हैं माय बॉडी माय चॉइस, अब अगर मैं डॉक्टर से पूछूं कि कई बार तो ये होता है कि मैं एक संतान को जन्म देना चाहती हूँ लेकिन मेरे इन लॉज नहीं चाहते क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये बेटी है, ऐसे केस में आप उनकी फैमिली को कैसे कन्विंस करते हो और ऐसे केस में एक डॉक्टर का क्या रोल रहता है? जो इंडियन सोसाइटी है, ऐसे केसेस जिसमें जो लेडी है वो चाहती है कि बच्चा करे और फैमिली चाहती है कि नहीं करे, ऐसे केसेस वैसे कम आते हैं क्योंकि वो हम तक पहुंच ही नहीं पाते। पहली बात तो वो पहले से ही कहीं ना कहीं उनको क्वैक्स के पास ले जाके करवा दिया जाता है अबॉर्ट। तो डॉक्टर, क्योंकि उनको पता है कि हम सरकारी अस्पतालों में, बड़े अस्पताल में जाएंगे तो हमको वो समझाएंगे, करेंगे, या फिर हमको हो सकता है हमको कुछ सुनने को मिले। बट बाई चांस अगर आज की जागरूक जैसे लेडीज़ हैं, अगर वो हम तक पहुंच जाती हैं तो अच्छी बात ये हो गई है कि आजकल बर्थ कंपेनियन का एक नया आया है कॉन्सेप्ट, जो कि पुराने वेस्टर्न कंट्रीज में पहले से ही था, अब हमारे यहाँ पे अब शुरू हुआ है। तो पहले ये था कि सिर्फ लेडीज़ को एंड जब चेकअप के लिए बुलाया जाता था, प्रेग्नेंट होती थी तो उन्हीं को सब चीज़ें बताई जाती थी। आजकल उनके जो पार्टनर हैं उनको भी बुलाया जाता है, तो साथ में उनकी काउंसलिंग की जाती है। ऐसी कंडीशन में हम काउंसलिंग करते हैं उनको पहले, और दोनों का पूछते हैं, दोनों का क्या है माइंडसेट, क्या है दोनों का, क्यों मना कर रहे हैं। और अगर जो समझदार लोग हैं वो तो मान ही जाते हैं, अगर नहीं मानते तब भी ये तो पूरी तरह से औरत का ही हक है कि उसको बच्चा करना है या नहीं। तो ये तो हम औरत को हम पूरी तरह से एश्योर करते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें पूरी तरह से मेंटल सपोर्ट देंगे, फिजिकल सपोर्ट देंगे, सोशल सपोर्ट देंगे। हमारे यहाँ पे अगर हमको लगता है कि सामने वाली औरत डिप्रेशन में है या मानसिक अवसाद वाली स्टेट में है, तो हम उसको, हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट है, उससे काउंसलिंग करवाते हैं। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग। और अगर उसको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक जैसे हमारे पास ऐसे लोग भी आए हैं जिनके हस्बैंड क्योंकि बच्चा नहीं चाहते थे इसलिए उनको छोड़ दिया और वो प्रेग्नेंट है और वो रो रही हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं कि
मैं क्या करूँ, अब मैं प्रेग्नेंट, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ पर मेरे हस्बैंड क्योंकि नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने छोड़ दिया इसको। तो ऐसे लोगों को हम, जो हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं और हमारे पास कुछ NGOs के नंबर होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए उनको कनेक्ट भी करते हैं हम लोग कई बार। जैसे मेरे पास कई ऑर्गेनाइजेशन के नंबर है जो कि औरतों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, खासकर जो इंडियन वुमेन है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनके साथ प्रॉब्लम आती है, तो उनको स्वरोजगार जो उपलब्ध कराने वाली चीज़ें हैं, जैसे अचार बनाना, सिलाई कढ़ाई सिखाना, ऐसी NGOs हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनसे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि अगर हम इस बच्चे को पालेंगे तो उसको खिलाएंगे कैसे। बिल्कुल, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है ऐसी उस कंडीशन में। महिला को स्वावलंबी बनाने के लिए आप कदम उठाते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग भी तो ये करते तो एक डॉक्टर की तरफ से एक ओपिनियन आ गया। अगर किसी महिला को कोई कानूनी मदद चाहिए तो ऐसे में वो कहाँ संपर्क करे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि आधी से ज्यादा महिलाएं तो पहुंच भी नहीं पाती जी, तो वो कहाँ पर संपर्क देखिए इसमें शुरुआत में इसकी ऐसे करूंगी कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के अंदर हर महिला को सरकार के खर्चे के ऊपर कानूनी सलाह बिल्कुल मुफ्त मिलती है, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो गरीब तबके की है, चाहे वो आर्थिक तरीके से स्वावलंबी है, कुछ भी हो, 100% फ्री हमारा देश के अंदर कानूनी मदद की जो सेंटर्स बन रखे हैं और जगह जगह पे बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो जो भी महिलाएं इस प्रोग्राम को देख रही हैं, अपने आप के अंदर ये हिम्मत लाइए कि अगर आपको किसी भी कानूनी सलाह की कभी भी ज़रूरत हो या वकील की भी ज़रूरत हो, तो आपको किसी वकील के ऊपर खास करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आज जो हमारे देश के अंदर हर कोर्ट के अंदर ये कानूनी सलाह के जो सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके अब सरकार के खर्चे के ऊपर बिना एक भी रुपया खर्च करे आपको 100% फ्री लीगल एड मिलेगी। और लीगल एड का मतलब ये है कि आपको ज़रूरी नहीं कि आपको कोर्ट में जाके केस करना है, अगर आपको सिर्फ सलाह भी चाहिए तो आप वहाँ पे जाके आपको अच्छी तरीके से आपको सलाह मिल सकती है, चाहे वो आपका कोई भी जो आपकी प्रॉब्लम हो उसको आप वहाँ पे डिस्कस कर सकती है। अब रही आपका जो सवाल, एक स्पेसिफिक ये सवाल था कि अगर कोई महिला जो है वो गर्भवती है, मतलब शादीशुदा महिला है और वो गर्भवती है और वो बच्चे को जन्म देना चाहती है, परंतु उसके पति या ससुराल वाले उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं और बल्कि उसको कह रहे हैं कि तुम गर्भपात करवाओ, तुमको अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, चाहे किसी भी वजह से हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कानून जो है महिलाओं को वो पूरा का पूरा अधिकार देता है, क्योंकि जैसे कि आपके आज का टॉपिक भी है कि माई बॉडी माई चॉइस। अगर कोई महिला गर्भवती है और उसको ज़बरदस्ती उसके साथ गर्भपात करवाने के लिए उसको मजबूर करा जा रहा है, तो वो कानून की सहायता भी ले सकती है और पुलिस की सहायता भी ले सकती है। इसके अंदर दोनों जगह पर अपनी हेल्प ले सकती है, क्योंकि अगर कोई भी तरह का मानसिक या शारीरिक अत्याचार किसी महिला के ऊपर होता है तो भारतीय दंड अधिनियम इंडियन पीनल कोड की धारा 498A के तहत वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती है अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कि वो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं गर्भपात करवाऊँ। दूसरा, अगर वो चाहती है कि मैं बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, तो वो जो है घरेलू हिंसा कानून के तहत भी अगर उसके पति या उसके ससुराल वाले उसको मजबूर कर रहे हैं कि तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ क्योंकि तुम बच्चे को जन्म देना चाहती हो पर हम इसके साथ आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं। 2005 में एक नया कानून बना था जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी कि महिलाओं को जो घरेलू अत्याचार होता है उससे किस तरीके से उनको सुरक्षित करा जाए। तो कोई भी तरह का अत्याचार हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसके अंदर कोई महिला जो है वो अपनी अगर गृहस्थ जीवन के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो वो जाकर अब उसकी कंप्लेंट पुलिस के अंदर कर सकती है और सरकार उनको प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट करते हैं जो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस कानून के तहत उस महिला को सुरक्षित रखा जाए। अगर वो महिला जो है, गर्भवती महिला जो है, अपने ससुराल में ही रहना चाहती है तो भी उसको अधिकार मिलेगा कि वो उसी घर के अंदर रहे, और अगर वो अपने ससुराल को छोड़ चुकी है और अपने मायके चले गई है या और कहीं पर अकेले में रह रही है तो भी उसको अधिकार है इस कानून के बाद में कि वो अपना सिर ऊंचा करके इज्जत के साथ में, डिग्निटी के साथ में रह सकती है। और कोई भी कानून उसको ये मजबूर नहीं कर सकता कि अगर तुम्हारे पति नहीं चाहते हैं तो तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि उसका शरीर है। अगर उसके गर्भ के अंदर कोई बच्चा जो है वो पनप रहा है तो वो उसको जन्म देने का पूरा अधिकार रखती है, बिकॉज जो हमारे संविधान के अधिकार जो बराबरी के मिले हुए हैं उसके अंदर जो राइट टू लाइफ मिला हुआ है वो है राइट टू लीड योर लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि आपको जो जीवन जीने का अधिकार है उसके साथ साथ आपको वो भी सारे अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि स्वाभिमान से जीने का। जब अगर आपका कोई भी अधिकार दूसरे के अधिकारों का खनन नहीं करता है तब तक आप अपने अधिकारों को इन्फोर्स कर सकते हो।
तो यानी इसका मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि अगर कोई भी महिला बच्चे को जन्म देना चाहती है, वो किसी और के अधिकारों के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, और कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर उसको ये कंपेल नहीं कर सकता कि आपको इसका गर्भपात कराना पड़ेगा, चाहे उसके गर्भ के अंदर वो बच्चा जो होने वाला है वो लड़का है या लड़की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में आज हर महिला को ये अधिकार मिल गया है कि उसका शरीर है, उसकी कोख है, वो बच्चे को जन्म देना चाहे तो दे, नहीं जन्म देना चाहे तो ना दे। आपके शरीर पर सिर्फ आपका अधिकार है और ये आपको पता होना चाहिए, अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। बहरहाल इस पर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है अपना आसमां में। नारी थी वो महान कल्पना, अंतरिक्ष पर बना दी जिसने अल्पना। क्या नारी के बिना कर सकते हो आप इस समाज की कल्पना, इस संसार की कल्पना? नहीं। जब नहीं कर सकते तो फिर नारी को क्यों बार बार चुप कराया जाता है? क्यों कहते हो कि अबला है नारी? आज की नारी अब आगे आई है। अब समाज की सारी बातें हैं फर्जी, अब चलेगी सिर्फ नारी की ही मर्जी। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं महिला की, नारी शक्ति की। और अब हम ये मान चुके हैं, माय बॉडी माय चॉइस, अब मेरी मर्जी है, मैं ये तय करूंगी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में 3 खास मेहमान और साथ है युवती शक्ति, और इनके हैं कई सवाल। तो चलिए इस सेगमेंट में जानते हैं क्या है इनके मन की बात। मैम, मेरा सवाल रेखा मैम से है कि जैसे आप एडवोकेट हैं, वैसे आप सबके लिए कि एक तरफ तो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया सबको कि जो लड़कियां हैं वो अबॉर्शन करा सकती हैं, जो भी अनमेरिड गर्ल्स हैं जी। लेकिन अगर जैसे कोई भी एज ऑफ लाइक 19 है, जो लिव इन वगैरह में नहीं भी है, अगर इफ़ दे गेट प्रेग्नेंट तो उसके बाद वो लोग अबॉर्शन करा लेंगे अपनी नासमझी में। तो ऐसे तो वो ना जाने कितने बच्चों की मौत कर रही हैं अपने ही कोख में, वो बच्चों को जन्म देने से पहले मार दे रही हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट हो गया कि आप अप्रूवल भी कर रहे हो और दूसरी तरफ वो लोग अपने मतलब ना समझी में ही, जिन्हें अभी इतना ज्ञान नहीं है बट ना समझी में ही वो बच्चों को मार भी दे रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं गलत भी है। कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप बच्चे को जन्म देना चाहती हैं तो आपको उसका गर्भपात कराना ही पड़ेगा। तो अगर कोई भी महिला, चाहे वो विवाहित है या अविवाहित है, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो बच्चे को जन्म देना चाहती है और अविवाहित है, तो हो सकता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है और वो प्रेग्नेंट हो गई, अगर वो बच्चे को जन्म देना चाहती है तो ज़रूर दे। और अगर बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है तो आज जो अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आया है, उसके बाद में वो अपनी इच्छा से उसका गर्भपात भी करा सकती है। पर जो आपने कहा कि वो कितने बच्चों को मार देगी, ऐसा अभी यूएसए के अंदर हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला आया था, जहाँ पे उन्होंने अबॉर्शन करने का जो राइट था वो महिलाओं से ले लिया था। रो वर्सेस वेड करके एक बहुत फेमस जजमेंट आई है, आप लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जहाँ पर जो अबॉर्शन का जो लॉ है ये एक संवैधानिक अधिकार है। आपका शरीर, आप जो भी करना चाहते हैं उसके साथ करिए, चाहे मैरिड है या अनमैरिड है। आप बच्चे को रखना चाहते हैं, आप जरूर से रखिए। कानून आपको कहीं नहीं कह रहा कि आपको इसकी अबॉर्शन करानी पड़ेगी। राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बहुत एक थिन लाइन है। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसे ही एजुकेशन बोलते हैं। जिस दिन ये समझ में आ गई उस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप जो बोल रहे हो कि अबॉर्शन कराना भी एक गुनाह है और अबॉर्शन को लीगलाइज करना भी करना सही है या नहीं, ये एक अलग कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये चीज़। बट सरकार ने ये रूल्स रेगुलेशंस क्यों लाए? क्योंकि जो मैटरनल डेथ्स थी वो 60% से अबव अनसेफ अबॉर्शन होने लग गए थे बीच में। तो आप अभी भी 8% कम से कम जो अनसेफ अबॉर्शन से डेथ होती हैं, तो उसको लीगलाइज इसलिए किया गया ताकि लोग गलत जगह ना जाएं, गलत क्वैक्स के हाथ में ना पड़े और घर पे ही ऐसे दवा खाना खा लें कि वो अपनी जान के लाले पड़ जाएं। इसलिए उसको लीगलाइज किया गया है। तो अबॉर्शन मतलब ये जो लॉ लाए गए हैं वो आपकी जान को बचाने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए लाए गए हैं, उनका मिसयूज़ करने के लिए नहीं। और दूसरा, अगर आप इस कानून को क्लियरली पढ़ें तो कोर्ट ने बड़ी समझदारी के साथ 7 कंडीशन दी हैं
ऐसे नहीं है कि प्रेगनेंसी हुई और आप अबॉर्शन के लिए चले गए। उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि पहले क्या होता था, सबसे बड़ा जुल्म ये था कि अगर जिस लड़की का रेप होता था उसकी प्रेगनेंसी हो जाती थी, जब तक उसको पता चलता था कि उसकी प्रेगनेंसी हुई है तो उसके 19-20 वीक्स तो निकल जाते थे, और जब भी वो वीक्स निकल जाते हैं तो फिर जो अबॉर्शन है वो डेंजरस हो जाती है। तो उन्होंने, कोर्ट ने सबसे पहला जो कंडीशन आपकी दी है, कोर्ट हैज़ पुट 7 कंडीशन। पहले तो ये है कि अगर लड़की माइनर हो, दूसरा है कि अगर लड़की का रेप हुआ हो, तीसरा ये है कि अगर ये हो कि लड़की की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के दौरान फ़र्ज़ करो उसका डिवोर्स हो गया है, उसकी जॉब छूट गई है और वो बच्चे को अब नहीं कैरी करना चाहती, तब तीसरी कंडीशन ये है। चौथी कंडीशन ये है कि उसके फीटस में अगर कोई ऐसा फ्लॉ है, ऐसा कोई डिफेक्ट है कि बच्चा हैंडीकैप्ड पैदा होएगा, तो उसको मजबूरी नहीं है कि वो बच्चे को कैरी करे। तो दूसरा ये है कि अगर औरत जो है वो खुद मेंटली अनस्टेबल है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो इन कंडीशंस में उन्होंने कहा है कि लड़कियों को, चाहे वो मैरिड हो और चाहे मैरिटल रेप, उन्होंने वर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड कोर्ट ने यूज़ करा है, द प्रेगनेंसी व्हेन द विमेन इज इन एगनी, ऐसी प्रेगनेंसी विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एगनी, उसको अनमैरिड लड़कियों को भी अबॉर्ट कराने का हक है। मैम ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर आपकी स्कर्ट है तो तीन उस उंगली नीचे पहनो घुटने के, आप किसको अपनी टांगे दिखा रहे हो, अपना कुर्ता इतना टाइट क्यों पहना है, ढीला पहनो। और यहाँ तक कि हॉस्टल कैंपस इन सब में भी आप शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जा सकते, आप 7 बजे के बाद यहाँ नहीं जा सकते, बगल में कैंटीन में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको लड़के देखेंगे, जबकि लड़के सारा जगह घूम सकते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि हाँ, कैसे? ये जो आज सारा प्रोग्राम संसद टीवी ने करा, इसलिए करा है कि लोगों के माइंडसेट चेंज हो। जो लड़कियों के ऊपर ये चीज़ें थोपते हैं कि तुम जीन नहीं पहन सकते, तुम इतनी छोटी स्कर्ट नहीं पहन सकते, तुम शॉर्ट्स पहन के बाहर नहीं जा सकते, तो वो लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि अगर लड़के अपने कंफर्ट के मुताबिक कपड़े पहन सकते हैं तो लड़कियां कंफर्ट के मुताबिक कपड़े क्यों नहीं पहन सकती। अब मेरी हालत ही देख लो, 2.5 मीटर का पेटीकोट, 6 मीटर की साड़ी, 1 मीटर का ब्लाउज़, ठीक है कि नहीं। मैं तो अपनी खुशी से मैंने पहना हुआ है क्योंकि मैं कैरी कर सकती हूँ और मुझे फ्रीडम है कि मैं अगर स्कर्ट पहनना चाहूँ, जीन पहनना चाहूँ, सलवार कमीज़, आई कैन वेयर एनी ड्रेस जो मैं पहनना चाहूँ। पर हमारे गांव में, स्पेशली यूपी में, बिहार में, इन जगह में ये कंट्रोल है कि लड़कियों को खाली साड़ी ही पहननी है, घूंघट निकालने हैं। अभी तक भी कि रूरल एरियाज़ में अभी भी यही कंडीशन है कि घूंघट पहन के जाना है, सिर कवर के जाना है। इतनी जब ये गर्मी होती है, इतनी हीट में भी औरतों को इतने घूंघट निकाल के और किचन में उन्हें काम करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा जुल्म नहीं तो क्या है। एज लॉन्ग एज ये डिसेंट है, डिसेंट क्लोथिंग पहनने का मुझे हक होना चाहिए। पर हमारे पास ये इसलिए थोपा जाता है कि जो हमारी सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि लड़की धीरे बोले, लड़की झुक के चले, लड़की ऐसे सादे कपड़े पहने, लड़की को घर का काम आना चाहिए, लड़की को खाना बनाना, वो क्यों है? दैट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ अ फिज़िकल, जो हमारी थॉट है, जो हमारा मेंटल मेकअप है, उसका रिज़ल्ट है। इसलिए हमें जो मेंटल एटीट्यूड है, जो मेंटेलिटी है, उसको जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, और वो चेंज होगी घरों से। मेरा सवाल सबसे है कि हमारे संविधान में हम लोगों को बहुत सारे अधिकार, जैसे आप लोग हक की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे दिए, लेकिन हर जगह सोशल स्टिग्मास इतने सारे हैं। मैं इतने सारे सोशल स्टिग्मास में, मैं मेरे अपने जीवन पे बोल रही हूँ कि मैं जब भी बाहर जाती थी पहले टहलने के लिए, तो हमेशा लोग ऐसा लगता था घूर रहे हैं, चाहे जो कपड़े पहन के जाओ घूर रहे हैं। घर पे अगर कोई काम करना होता है तो लड़की करना चाहती है, घर पे कोई गेस्ट आएगा तो भी लड़की चाय बनाएगी, ये करा। मेरा भाई पढ़ता रहता था, मुझे काम करना पड़ता था, तो मेरे पास सारे बोझ मेरे ऊपर आते थे। तो मैं सोशल स्टिग्मास से दूर कैसे निकलें हम? मैं रिप्लाई मैं इसमें ये कह सकती हूँ कि देखिए, जो कहते हैं ना, रियल एजुकेशन बिगिंस एट होम। शिक्षा आपके ही घर से शुरू होती है। और ये सवाल का जवाब यह है ना कि ये समाज से निकलता है। ये कोई वकील होने के नाते मैं इसका जवाब नहीं दे रही। जब हमारे घरों के अंदर, जैसे कौर मैडम ने भी बोला, डॉक्टर मैडम ने भी बोला कि वो हमारा जो समाज की जो ताना बाना है वो इस तरीके से ही बना हुआ है कि लड़कों को जो है पुरुष प्रधान देश है ना, पेट्रियार्कल सोच है हमारी। हाँ,
हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्टेट्स हैं वहाँ पर तो एक मेट्रियार्कल सोसाइटी है, पर बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर पेट्रियार्कल है, पुरुष प्रधान देश है हमारे। तो यहाँ पर पुरुषों को ही समझा जाता है कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ज़्यादा आगे है महिलाओं के। तो उसकी वजह से आज भले संविधान के अंदर ये अधिकार मिला हुआ है बराबरी का, पर सामाजिक रूप के अंदर हमें वो बराबरी का अधिकार नहीं मिला हुआ। इस बात की मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैम मेनली हम बात करते हैं इक्वालिटी की, ठीक है, कि मतलब मेल एंड फीमेल इक्वल है, लेकिन जब अगर बाय चांस फीमेल अगर चाहती है कि वो अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, आगे बेबी रख लेती है, वो कंटिन्यू कर लेती है, लेकिन जब वो बेबी होता है, अगर वो एक सिंगल पेरेंट है, लेकिन उसके बावजूद उस बेबी को हम लावारिस बोलते हैं, ऐसा क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखा जाना चाहिए इस चीज़ को। बहुत अच्छा सवाल किया। लावारिस शब्द जो है वो कानून में नहीं है। तो आपने जो एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल पूछा है, मैं आपकी दाद देती हूँ कि आपने इस सवाल को पूछा इतनी छोटी उम्र के अंदर। जो अगर कोई सिंगल मदर होती है जिसका या तो डाइवोर्स हो गया हो या कभी शादी भी ना हुई हो, शादी हो गई है, डाइवोर्स हो गया है, पति की डेथ हो गई है या उसने तलाक ले लिया है, तो वो उसको, और अगर वो उसके बाद में बच्चे को जन्म देती है तो कानूनी तौर पे उसका एक नाम है पोस्थमस चाइल्ड, तो वो लावारिस नहीं माना जाता। अगर डाइवोर्स के बाद में हुआ है तो भी वो बच्चा जो है लावारिस नहीं होगा, क्योंकि उसका पिता मालूम है कि कौन पिता है। भले उस महिला का तलाक हो गया हो, तलाकशुदा हो, परंतु ये तो पता है ना कि बच्चा का जो पिता कौन है, तो इसलिए उसका जो फादर का जो नाम है उसको मिल जाता है कानूनी तौर के ऊपर। रही उन सिंगल महिलाओं की बात जो या तो कोई बलात्कार का शिकार है, कोई यौन हिंसा की शिकार है, या कोई लिव इन रिलेशनशिप में रही हैं और उसके बाद में वो उस जो उनका लिव इन पार्टनर है वो उस बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहता, या वो अपने लिव इन पार्टनर का नाम खुद ही नहीं बताना चाहती, कहीं भी कुछ भी स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर भी जो कानून है वो जो महिलाएं हैं उनको पूरा का पूरा ये अधिकार देती हैं कि अगर वो उस बच्चे को अपने पिता से वो अधिकार दिलवाएं, जो एक शादीशुदा शादी से जो बच्चा पैदा हुआ होता है कानूनी तौर के ऊपर, उसको जो अधिकार मिलने चाहिए जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस का अधिकार। तो अगर किसी महिला और पुरुष का विवाह नहीं हुआ हो और फिर भी एक बच्चा जन्म लेता है उस रिश्ते से, तो उस महिला को पूरा का पूरा अधिकार है कि अपने बच्चे को खर्चा भत्ता जो है वो दिलवाए, जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ मेंटेनेंस। तो बच्चा कभी भी लावारिस नहीं होता है। और उसके साथ साथ अगर फिर भी अगर कोई सिंगल मदर बनती है जिसका विवाह कभी नहीं हुआ हो और वो लीगल डॉक्यूमेंट में अगर अपने बच्चे का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, तो कानून ये कंपेल नहीं करता है कि यू हैव टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द फादर। स्कूल की एडमिशन कराने के समय कई बार इस तरह के सवाल उठते हैं जहाँ पर सिंगल मदर्स जो हैं, जो कभी भी ये बहुत डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो बच्चा जो शादी से पैदा हुआ हो, चाहे तलाक हो गया हो, चाहे वो औरत विधवा बन गई हो, और दूसरी जो है सिंगल मदर्स वो जिनकी कभी भी शादी नहीं हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ पर वो महिला की कभी शादी हुई ना हो, अगर वो स्कूल के अंदर भी अब बच्चे को दाखिला करवाती हैं, आज हमारा संविधान और हमारा कानून और हमारा देश इतना विकसित हो चुका है कि उसको पूरा अधिकार है कि वो बच्चे की एडमिशन कराए, चाहे उसका स्कूल का, चाहे उसको उसका पासपोर्ट बनवाना है, चाहे स्कूल में एडमिशन करानी है, या कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ पर उसको लिखना हो नेम ऑफ फादर, तो वो अगर वो नहीं लिखना चाहती तो उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता है। तो आज बच्चा जो है वो लावारिस नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चे का जन्म किसी पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट है या अपने पिता के ऊपर डिपेंडेंट है। महिलाएं जो है सिर उठा के ये पूरा अधिकार मिलता है कि उस बच्चे को जन्म दे और उसको समाज का एक हिस्सा बनाए। उसको आप वो जो कहते हैं ना कि तुच्छ नज़र से नहीं देख सकते कि ये तो लावारिस बच्चा है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे संविधान में काफ़ी सारे लॉज है जिससे हमें आज़ादी मिलती है कि हम जो भी चाहे वो पहन सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। बट हाल ही में अगस्त में अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की शॉर्ट्स पहनकर घूम रही थी, तो एक आदमी और उसकी बेटी ने मिलकर उसे काफ़ी हैरेस किया, काफ़ी सारे कमेंट्स पास किए थे कि तुम इंडिया की नहीं हो, तुम यहाँ पर ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, अपने देश में जाके ऐसे कपड़े पहनना। तो उसने एफआईआर भी फाइल करी, बहुत कुछ हुआ, बट अभी तक कोई भी एक्शन उसके अगेंस्ट लिया गया नहीं है। जो भी है सिर्फ सोशल मीडिया पे रहता है कुछ टाइम तक, बाद में उन चीज़ों को भुला दिया जाता है। तो अब ऐसे केसेस में इंसान क्या करे? देखिए, उस महिला को पूरा, लड़की को पूरा अधिकार था कि वो जाके अपनी एफआईआर को दर्ज करे, और उन्होंने थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कर दी है।
तो जो आपने मुझे शिकायत बताई उसके ऊपर एक धारा 354 जो है उसकी इंडियन पीनल कोड के ऊपर FIR रजिस्टर हो गई होगी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि निर्भया केस के बाद में कानून में बहुत बड़ा बदलाव आए थे। जस्टिस वर्मा कमेटी जो बैठी थी उन्होंने जो यौन उत्पीड़न है उसकी जो परिभाषा है उसको बहुत विस्तृत रूप में दे दिया है। तो जो आपने जो भी बताया कि अरुणाचल प्रदेश में एक लड़की के छोटे कपड़े पहनने पर एक पुरुष ने और उसकी बेटी ने दोनों ने उस लड़की को प्रताड़ित किया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो प्रताड़ित करने वाले जो 2 व्यक्ति हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई होगी धारा 354 के अंदर। और समय लगता है हमारे कानून के अंदर, पर अंधेर नहीं है, देर है पर अंधेर नहीं है। और आपको शायद मालूम नहीं होगा पर वो जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस अपने लेवल के ऊपर कर रही होगी और आखिर के अंदर उसके ऊपर चालान पेश होगा जिसको हम चार्जशीट कहते हैं। और कोर्ट के अंदर वो मामला जब दर्ज हो जाएगा तो उस पुरुष के ऊपर और उसकी बेटी के ऊपर कानूनी तौर के ऊपर जो है केस चलेगा। और आखिर में जो है अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं कि उन्होंने वाकई में अपराध किया है तो उनको सजा मिलेगी। मैम जैसे कोई लड़की बाहर पढ़ने के लिए आती है तो उससे बोला जाता है कि बहुत इज्जत संभाल के रखना, इज्जत संभाल के रखना, अगर तुमने छोटी सी भी गलती करी तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? मैं भी बाहर पढ़ने के लिए आई हूँ। वैसे तो मेरे यहाँ पढ़ने के लिए लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है, बहुत मुश्किल से भेजते हैं, लेकिन अगर भेजते हैं तो कहते हैं कि अगर तुमने छोटी सी भी गलती करी तो तुम्हें हम आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं? मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम जैसे एक पुरुष समान कंट्री में रहते हैं, ठीक है, बट जो लड़कियों को पीछे खींचने वाली बात होती है हम खुद लड़कियां ही करती हैं। हम सिर्फ मेल्स को ही हम उस चीज़ का जिम्मेदार नहीं कह सकते कि अगर हम लड़की होके भी हम किसी और लड़कियों को जज करते हैं तो वो उस पर आप सबका क्या ओपिनियन है? क्योंकि अगर हमको अपने लिए राइट्स चाहिए, हमको अपना इक्वालिटी चाहिए, हम सबको यूनिटी में आना पड़ेगा। हम अगर एक दूसरे को ही जज करेंगे तो हमको वो राइट्स नहीं मिल पाएंगे हमारे। उस दिन मैंने देखा मार्केट में 3 लड़कियां जा रही थी, बड़ी अच्छी तरह से ड्रेसअप हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं, टॉप्स पहने थे और जीन्स में यहाँ पर जो आप लोग के वो हाँ उन्होंने पहनी। एक बुजुर्ग, मेरा ख्याल है वो मेरे से भी ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, वो खड़े होके तुमको कहते हैं तुमने ये क्यों पहनी है? तो वो पहले उनकी बात ही नहीं समझ रही थी, वो हैरान हो रही। मैं समझ गई, मैं खड़ी, मैंने कहा आपकी क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने ये क्यों पहना है? मैंने कहा उन्होंने जो पहना है वो उनकी मर्जी है, आप मैंने कहा अपना रास्ता काटो और चलो। तो थोड़ा सा आपको इन लोगों को हैंडल करना भी सीखना चाहिए। साथ ही मैम इनके सवाल का ज़रूर जवाब दीजिए कि बच्चियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो बहुत प्रेशर होता है, कुछ गलत मत कर देना। वही माइंड सेट बेटा, जब लड़की पैदा होती है तो वेलकम क्यों नहीं करी जाती? ये घर की इज़्ज़त है। जब लड़की की शादी होती है, बेटी ससुराल वालों को माँ बाप समझना तुम्हारे हाथ, हमारे घर की इज़्ज़त है। लड़की 8 बजे से बाद बाहर से आई, लोग पूछ रहे हैं इतनी लेट आई, तो घर की इज़्ज़त है। बार बार बचपन से उसको बोला जाता है। ये हमारा माइंड सेट है। लड़की को गाइड करो प्रॉपरली, बजाय कि उसको डर के भेजो और उसकी आगे से जो प्रोग्रेस है, आगे बढ़ना जो है, आप उसको कंट्रोल करो। इसलिए बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। आप जो यहाँ से आज सीख के जा रहे हो इस माध्यम से, उस चीज़ को ग्रहण करो, फॉलो करो और आगे जो सोसाइटी है उसमें ड्रास्टिक चेंज लेके आओ। एक लास्ट बात मैं कहना से वन लास्ट थिंग, आप लोग उम्र में इतने छोटे हैं, यहाँ पे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि देखिए हम लोग जब भी अधिकारों की बात करते हैं ना, और ख़ासकर हमारे देश में इस बात को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि नारियों को बहुत ज़्यादा, महिलाओं को दबाया गया, पुरुष प्रधान देश है और जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं हैं। कुछ जो है कहीं ना तो कहीं महिलाओं के साथ में जो है अन्याय होता है। आज धीरे धीरे समाज बहुत विकसित होता जा रहा है, बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, पर आपको जो अधिकार मिले हैं ना उनका दुरुपयोग मत करिए। मतलब मैं औरत हूँ, एक कोई वो झंडा लेके कूदने वाली बात नहीं है। मतलब आप भी समाज का बराबर का हिस्सा है। तो जब आप अपने अधिकारों को इन्फोर्स करते हो कि मेरे को कानूनी ये अधिकार हैं, उनको आप ध्यान से इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते करते आप किसी और पुरुष के या किसी और महिलाओं के अधिकारों का हनन करो। और साथ साथ समाज का जो ताना बुना है ना, वो बराबरी से चलता है, संतुलन से चलता है। तो जो बैलेंस है, हम लड़कियों को लड़कों को साथ साथ मिलके समाज में चलना है। मतलब जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन, आई डोंट हैव टू वेयर इट ऑन माई स्लीव कि
कि आई एम अ वुमन, यू नो, एंड आई डिजर्व ऑल दिस स्पेशल अटेंशन. आई डोंट डिजर्व स्पेशल अटेंशन. आई जस्ट वांट इक्वल अटेंशन. आई वांट एन इक्वल रिस्पेक्ट. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, लास्ट लाइंस. हम कहते हैं कि हमारे समाज में ऐसा, हमारे समाज में वैसा, हम एक दूसरे को, हम अपने सोसाइटी को कोसते रहते हैं. बट एक तो आपकी जो बात थी जजमेंटल, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेंज कैसे ला सकते हैं? तो हम चेंज अपने में ला सकते हैं. जिस दिन हम खुद अपने आप को चेंज करेंगे उस दिन पूरी सोसाइटी चेंज होगी. तो सबकी शुरुआत अपने खुद के घर से होती है. अगर आप अपनी सोच में चेंज लाएंगे, आपके भाई की सोच में चेंज करेंगे, आपके फादर की सोच में चेंज करेंगे, आपके हस्बैंड की सोच में चेंज करेंगे, तो आप एक साथ चार लोगों को आप चेंज कर रहे हो और वो फिर आपकी सोच को आगे स्प्रेड करेंगे. इस तरह से समाज चेंज होता है. तो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है. आप घर में अगर हेल्दी बातें डिस्कस करते हैं, अच्छी बातें डिस्कस करते हैं, अगर एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, औरतों को बराबर का हक देते हैं अपने घर में, तो वही चीज़ वो दूसरी औरतों के साथ भी रेस्पेक्ट करेंगे, दूसरों की इज्जत करना सीखेंगे और ये चेंज आगे सोसाइटी में आगे जाएगा लहर बन करके. तो इसलिए हर चेंज की शुरुआत अपने आप से होती है. इसलिए तो औरत को स्त्री एक धुरी कहा जाता है समाज की. तो चेंज योरसेल्फ. लड़कियों में भी ये बदमाशी है. यहाँ तो 4-5 लड़के, एक लड़की जा रही हो तो लड़के उसको टॉन्ट करते हैं, पर मैंने देखा 4-5 लड़कियाँ जा रही हो और एक लड़का जा रही हो तो वो भी मिलकर उसको टॉन्ट करती हैं. तो फिर फ़र्क क्या है? अब रिसेंटली ना हमारे वहाँ वो यंगस्टर्स सीखती है ना कंप्यूटर एंड ऑल, तो वेबिनार के ऊपर मैं उनका ये कर रही थी वर्कशॉप, जेंडर सेंसिटाइजेशन. अच्छा, हमें तो आदत है यही कहने की कि औरतों को ये अधिकार, औरतों को ऐसे. तो वो लड़कों ने बाद में शिकायत करी, कहते हैं मैडम आप लड़कियों के हक़ में बोलते हो, लड़कों के हक़ में कब बोलोगे? तो मैंने उनको बोला इतने वर्षों से आपके हक़ में बोलते आ रहे हैं और मुझे लड़कियों के हक़ में बोलने दो. पर जैसे रेखा जी ने कहा कि वी शुड बी केयरफुल कि जो दूसरा आदमी है हम उसको भी वैसे ही डिग्निटी, वैसे इज़्ज़त के साथ ट्रीट करें जैसे खुद को करवाना चाहते हैं. जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इफ़ यू वांट एनी चेंज फर्स्ट बिकम दैट चेंज योरसेल्फ. बिल्कुल, वो चेंज जो है वो आपको खुद में लाना होगा. बहुत ज़रूरी है कि हम अपना हक मांगने से पहले ये समझें कि सामने वाला भी हक रखता है ज़िंदगी जीने का. तो ज़िंदगी के जो 2 पहिए हैं उनमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बराबरी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर बेटियां हैं तो बेटे भी हैं. अगर हम इस दुनिया की बात करते हैं तो ये दुनिया सिर्फ चलाने वाली बेटियां नहीं, महिलाएं नहीं, औरतें नहीं, उसमें पुरुषों का बराबरी का हक है. तो जब हम ये कहते हैं कि माई बॉडी इज़ माई चॉइस, माई लाइफ इज़ माई चॉइस, तो दे टू हैव अ लाइफ. उनकी भी ज़िंदगी है, उनकी भी मर्ज़ी है, लेकिन मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी मुझ पे है तो उसकी मर्ज़ी उस पर है. तो अगर हमारी मर्ज़ी होगी तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशहाली की बात और कोई नहीं हो सकती. लेकिन जाने से पहले मौका दस्तूर है कि हम कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. तो जाते जाते आपकी तरफ से एक छोटा सा संदेश, इस खूबसूरत ज़िंदगी को कैसे जियो और जीने दो. अपने आप को चेंज करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखो. और ये भी ध्यान रखो कि कभी भी हम किसी पुरुष के ऊपर जब उंगली उठाते हैं, चाहे कोई भी पुरुष हो, तो हमारे घर में भी एक भाई भी हो सकता है, कल हमारा पति भी हो सकता है, कल हमारा बेटा भी हो सकता है. तो दूसरा जो पुरुष है वो हमारे घर का ही कोई पुरुष हो सकता है. तो इसी बात के साथ कि नारी तेरी यही कहानी क्यों है, हर आंखों में इतना पानी क्यों है, क्यों हर दर्द सहे खामोशी से चुप रहकर, क्यों शर्माता है आंसू तेरी आंखों से बहकर, तू अब भी अबला बेचारी क्यों है, हर आंखों में इतना पानी क्यों है. सदियां बीत गई, बदल गया जग सारा, पर क्यों नहीं रुकी तेरी आंखों की धारा. हालत तेरी अब भी जस की तस है, तू अब भी लगती इतनी बेबस क्यों है. उठ आगे बढ़, कदम तुझे बढ़ाना है, बदले भारत में भी जीतनी तूने दुनिया सारी है. क्योंकि हर मुद्दे पर आगे आई नारी है. अब हर मुद्दे पर उठेगी तेरी वॉइस, क्योंकि तुम्हारी है बॉडी, तुम्हारी है चॉइस. और इस आसमान में क्योंकि अब सिर्फ तेरी और सिर्फ तेरी लाइफ है. इसी बात के साथ कि अब हम अपने लिए आवाज़ उठाएंगे, अपने अधिकार के लिए बोलेंगे. मेरी बॉडी मेरी चॉइस है, मेरा अधिकार है और मेरी मर्जी है. इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त. और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुए. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे. और साथ ही आपका भी शुक्रिया जो टीवी सेट के उस पार से हमें सुन रही हैं. हम जानते हैं कि आपके कई सवालों के जवाब आपको यहाँ मिले होंगे. तो इसी के साथ कि ज़िंदगी बहुत खुशनुमा है,
उसे हंसते खेलते जिए बिंदास। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा